गुरुजी सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत दिन से आपके आप बारे में सुना था मैंने, दिल्ली में भी। और हमारे बड़े भाई दोस्त हैं, सागर में रहते हैं। तो आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला हमको। तो सबसे पहले हम आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे आपने उसके मतलब आदिवासी और जो लोक जो गीत लोक कथा है उस पर आपने काम करना शुरू किया। क्या था कि मैं तो ऐसे किसान बालक हूँ। कई पीढ़ियों से हमारे घर में खेती होती आई, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद मेरा रुझान जो है साहित्य की ओर था। और खासकर यहाँ की जो स्थानीय बोली का साहित्य है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 4 बोलियां, बघेली, बुंदेली, मालवी, निवाड़ी। तो जो बघेली क्षेत्र है, 4 जिलों, पुराने 4 जिलों, अब तो 7 हो गए, रीवा, सतना, सीधी, सहडोल। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, रीवा वगैरह का। तो यहाँ की जो बोली है बघेली है, अवधी का एक लोक स्वरूप है एक तरह का। अवधी की छोटी बहन, ये भोजपुरी की। तो यहाँ का जो साहित्य था इस पे मैं काम लिखता था, एक कॉलम लिखता था अखबार में, का कहीं का न कहे, या साधु क्या कहें क्या न कहें। तो उस पर करता था। तो आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल ने मुझको एक दायित्व सौंपा। जाइए जी, आप क्योंकि बघेली के कवि भी है, मेरी कविताएं भी बीए फाइनल के कोर्स में रीवा यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि कविताएं भी लिखते हैं, लोक साहित्य पे लेख भी लिखते हैं, तो आप हमारा एक काम कीजिए। और यहाँ की जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, कहावतें हैं, लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, बच्चों के खेल गीत हैं, वो भी ऐसे परंपरा में आते हैं। माता पिता से बच्चे नहीं पूछते, बच्चे तो इन पर आप काम हमारा कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्हें अच्छा खासा पैसा भी दिया। तो जब मैं काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि अधिकांश कहावतें, लोक कथाएं, लोकगीत ये हमारे परंपरागत अनाजों में है। जैसे मान लीजिए, 3 पात 2 पानी, पकाई कुटुक रानी, सामा जेठा अन्न कहावे, सब अनाज से आगे आवे। मतलब 3 पखवाड़े में अगर 2 बार भी बरसात हो जाए तो कुटकी पक आती है। सामा सबसे पहले, सामा पकने वाला अनाज जो 1.5 महीने में वो भी पक जाता है। ये इतने मजबूत अनाज है कि 1-2 बार वर्षा हो गई तो ये पक जाते हैं। धान की वैरायटी है। हाँ, इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे बाप पुरखों को जीवित रखने का। क्योंकि पहले पुराने जमाने में भी हमारी इस तरह की खेती नहीं थी, हमारे मध्य प्रदेश में वर्षाधारित खेती थी। तो इसी तरह के अनाज बोए जाते थे। तो इनने हमारे बाप पुरखों को अकाल दुर्भिक्ष के समय जीवित रखने का बहुत बड़ा काम किया। जैसे मान लीजिए कोदो है, कोदो का इतना चावल, कुटकी, कोदो, सामा, काकू, इनके आप इतने ज्यादा चावल नहीं खा सकते। और उसमें 2 हिस्सा तरकारी चाहिए, सब्जी चाहिए या दाल चाहिए, तब वो खाया जाता है। तो उससे क्या होता था कि काफी पोषक तत्व भी हमारे शरीर को मिलते हैं। तो ये अनाज थे हमारे। तो इन पर मैं अब हमने देखा कि जब हरित क्रांति आई तो वो सब विलुप्त हो गए थे। 1-2 किस्में बाहरी आई, लोगों का खान पान बदला, खत्म हो गए। तो हमने देखा कि ये सब जब हम लोक साहित्य में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप इसमें काम करिए, तो हम कर रहे थे। तो देखा कि अधिकांश यही है। तो हमने सोचा कि इनको तो बचाना जरूरी है ही। जैसे लोक साहित्य को बचाना जरूरी है, उस पर तो काम है कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको भी बचाना जरूरी है। मान लीजिए जैसे कहावत है, धान बोवे करगी, तुमर खाए न समझी। अर्थात तू करगी धान बोइए न तो सुअर खाएगा न समझी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में कांटे हैं, समझी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उनको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो इस तरह की जो कहावतें थी, तो हमने सोचा कि करगी का होना भी जरूरी है। नहीं, लोग हमारी ठीक है, किताब 4-5 किताबें, 6-7 किताबें छपी हैं लोग, लेकिन लोग कैसे प्रमाणित करेंगे कि करगी ये है या कुटकी ये है, सामा ये है, इनका भी होना जरूरी है। यानी कहावतों का जो महत्व है, हाँ। वो तभी तक वो जो धान की वैरायटी जिसके कारण वो कहावतें बनी है वो अस्तित्व में है। जैसे अब एक और धान होती वो टिकिया, टिकिया का चावल सफेद होता है, पतला होता है, और उसकी एक अंतर कथा है। तो कहावत भी कि धान बोवे टिकिया, महतारी पावे न बिटिया। अर्थात टिकिया धान बोइए, न तो माँ को खाने को मिलेगा न बेटी को। अब इसके पीछे अंतर कथा है कि किसी घर में माँ बेटी उसका पिता था, बड़ पक्ष के लोग कन्या को देखने आए।
माँ बेटी से बढ़िया सिकिया धान के चावल को कूट करके बनाया और पर वो रिश्तेदारों को इतना भा गया कि पूरा पूरा खा लिए, माँ बेटी को बचा ही नहीं, कहावत बन गई। इस तरह की तमाम कहावतें हैं। तो हमने सोचा कि अगर ये कहावतें हैं तो सिकिया भी होना जरूरी है। अब क्या था, एक धान है धनगनी, धनगनी पर हमको एक लोक कथा मिली कि अब जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है, ये मैंने एक लोक मानता, सब कोई जानता है कि धान की सबसे ज्यादा प्रजाति, लेकिन वो लोक कथाओं में कैसे है। एक लोक कथा तो ब्राह्मणों की है और धान की है, हमको मिली जो लोक कथाओं में कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि सबसे ज्यादा हमारी जातियां हैं दुनिया में, और धान ने कहा कि नहीं हमारी प्रजातियां हैं। अब लीजिए ब्रह्मा जी निर्णायक बने, धान की गिनती शुरू हो गई, ब्रह्मा जी बीच में बैठ गए। अब मान लीजिए तरफ तिवारी जी को रखा तो जवारी को रखा, दुबे जी को रखा तो करगी को रखा, पुरहुआ जी को रखा, ये ऐसे मैंने एक तरफ ब्राह्मणों को बैठाते गए, एक तरफ धान को। शर्त ये था कि जो जीत जाएगा तो विजेता जो है वो विजित को खाने लगेगा। संयोग से पंडित जी लोग जीत गए, अगर हार जाते तो धान उनको खाने लगे। लोक कथा कहीं नहीं होती, वो तो एक परिकल्पना है। लेकिन उनसे ये तो पता चलता कि धान की बहुत सारी प्रजातियां थी। तो हमने ये देखा कि पहले खूब प्रजातियां थी, जब हरित क्रांति हमारे देश में आई 1966 में, तो उसके बाद 2-4 किस्में ऐसी आ गई बौने किस्में की, जो लोग उन्हीं को बोने लगे। जो हमारी परंपरागत थी उनको छोड़ दिया, क्योंकि हमारी 2 गांव में खेती है, तो एक पिथौराबाद में, दूसरी एक और गांव है पास का गांव वीरपुर। तो जब हम एक गांव से इस गांव से उस गांव जाते थे 2 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके खेतों से होके, तो हमको रंग बिरंगी लड़कपन में खूब धान दिखती थी, बालियां उनकी। हमने देखा वो सब खत्म है, तो हमने सोचा, और अनाज तो हमने बचाया, ये कोदो कुटकी सामा कांपा ज्वार मक्का, लेकिन उनके 3-4 प्रजातियां मिली। सबसे ज्यादा प्रजातियां हमको धान की मालूम थी, तो हमने सोचा कि धान को बचाना ज्यादा जरूरी है, तो धान को हम बचाने लगे। अब जब कहीं हम जाते अपने उसमें अभियान में, लोक साहित्य के काम में, तो पूछ लेते कि भाई धान की आपके पास क्या कोई प्रजाति है, कोई देसी किस्म है, कोई दे, अगर होता तो लोग दे देते, जो नाम बताते उनका नाम भी लिख लेते, धान का नाम भी लिख लेते। इसलिए ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पास 10 प्रजातियां होंगी, पहले 10, 15, 20, 25, 30, 40, हमारी इधर 5-6 किताबें भी छप रही। अब देखिए माने हमारे लोक साहित्य में किस तरह से जो उनकी विशेषता आती है। अब जैसे धनगनी धान है, धनगनी धान पर लोक कथा है कि एक किसान ने दानों का संकलन शुरू किया, हर एक धान का एक दाना उनने एकत्र किया। तो एक हमारे यहाँ मापक होता था, कुराई कहलाता था, 4 किलो की होती, तो उसने वो भरना शुरू किया, लकड़ी का मापक होता, तो पूरा वो भर गया। अब एक धान को बार बार उसमें रखता तो वो लुढ़क जाती। अब हमारे बघेली में लुढ़कना को धनगना कहा जाता है। वो जो धान ढनक जाती थी बार बार, तो उसके नाम धनगनी पड़ गया। मजे की बात है कि हमारे पास सिकिया भी है, करगी भी है और धनगनी भी है। अब देखिए माने अनाजों की विशेषता, अब जैसे कहा जाता है आजकल वैज्ञानिक सिद्ध करते हैं कि कटिया गेहूं में सबसे अधिक माने वो होता है, प्रोटीन होता है, पोषक तत्व होता है, तो और वो लोचदार होता भी। अब वो हमारे लोक कथा में कैसे आता है ये बताता हूँ। उसमें अधिक पोषक तत्व, ज्यादा ग्लूकोज होता है। वो लोक कथा में ऐसे आता है कि हमारे यहाँ क्या होता था कि जब कार्तिक अगहन में खेती बैलों से होती थी, तो किसान वहीं हल चलाता खेत में, महिलाएं वहीं रोटियां पकाती, वहीं भुर्ता भूंजा जाता, भिंडी का, टमाटर का और बैगन आदि का, वहीं खाते। तो एक महिला वहाँ आटा की एक पिंडी बनाया और पानी घट गया, तो घड़े में लेने उतनी दूर गई, तब तक कौवा आया, नोच के उसके पिंडी से कुछ माने वो आटा, गुथा हुआ आटा ले गए। अब वो महिला को बहुत गुस्सा आया कि दोबारा वो तो खाने लायक बचा नहीं, दोबारा मुझको। तो उसने कहा कि ना तो हुआ मेरे मायके का आटा, नहीं तू क्या ले जाता। अब वहीं देवर भी खाने के लिए वो बैठ गया था कि भाभी बनाएगी तुम खाएगी। तो उसने कहा कि भाभी जब देखे तब तुम मायके की प्रशंसा करती रहती, क्या तुम्हारे मायके में कोई दूसरा गेहूं है। अब वहीं सासू जी भी थी उसकी बहू की और देवर की माँ,
उसने कहा कि बेटा तू नहीं जानता, तेरी भाभी ठीक कह रही, उसके मायके में कठिया गेहूं होता है। अब अगर उसको कठिया को अगर कौवा ले जाता तो ये तो पूरी पिंडी ले जाता, या बिल्कुल न ले जाता, क्योंकि वो लोचदार होता, वो जाता तो पूरा जाता। अब देखिए जो गुण आज लैब में आप लोग वैज्ञानिक लोग विशेषज्ञ लोग सिद्ध कर रहे हैं, वो हमारी लोक कथाओं में किस तरह है। तो ये सब चीजें हैं। तो जहाँ एक तरफ हमने लोक कथाओं को बचाया, लोकगीतों को, लोक कहावतों को, तो हम इन पर भी करने लगे। अब हमारा इसी तरह का शौक था, जैसे मान लीजिए कोई डाक टिकट एकत्र करता है, कोई सिक्के एकत्र करता है, इस तरह से करते हैं लोग, एक उनका शौक है। तो हमारा भी यही शौक था, हमको बड़ा अच्छा लगता था जब हम उनको गाए, उनकी बालियां आती, जैसे अब गेहूं में 15-20 प्रकार का गेहूं है, एक अलग तरह की अनुभूति। अब हमको पद्मश्री मिला है, लेकिन वो हमको उतना अच्छा नहीं लगता जरा उसको देख के जो अनुभूति हमको होती, क्योंकि हमारा हमने उसको सृजित किया। बिल्कुल वहाँ तो एक औपचारिकता थी कि राष्ट्रपति महोदय ने लगा दिया, सब लोग अपरिचित बैठे, तो कोई किसी को नहीं जानता, राष्ट्रपति भी हमको नहीं जानते ना, आप जाने। किस साल में मिला था? इसी साल, पिछले साल 13 मार्च को मिला। उसने दिया, ठीक है, ले लिए, लेकिन वो अनुभूति हमको जो होती है उससे जो हम गाते हैं हमारा श्रम सृजित होता है। तो आज के समय में सर आपके करीब 200 वैरायटी आपके पास हो गई धान की। हाँ, ये तो है ही। तो उसका संकलन अभी ये सब है, ये देखिए बालियां भी उनकी करती हैं, अलग अलग नाम जो लोगों से आपको मिला वही नाम ये नाम हमारा दिया नहीं है, किसानों का है, और वो सब गुण धर्मों के अनुसार नाम रखते हैं। जैसे मान लीजिए उनने करगी रखा, वो काले रंग की है तो करगी। भालू दुबराज, उस दुबराज में भालू की तरह वाल है तो भालू दुबराज हो गई। गलरी, अब मैना पक्षी की प्रजाति गलरी पक्षी होता है यहाँ, उसके आंख में ये सफेदी किनारे किनारे लाल होती, ऐसे ये धान होती तो गलरी हो गई। इस तरह से या तीतुर पंखी, तीतुर के पंख की तरह जिसमें हल्के हल्के आधा काला आधा सफेद है, वो तीतुर पंखी की तरह से नाम है। बाकी प्रयास को फिर जैव विविधता बोर्ड ने भी सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ कि जैव विविधता बोर्ड ने हमको खोज लिया कि एक व्यक्ति ऐसा है, ये काम, जैसे हम राष्ट्रपति को हमने आवेदन नहीं किया कि हमको पद्मश्री, कभी नहीं करते हैं, हम तो एक साहित्यकार है, स्वाभिमानी आदमी, ऐसे उन्होंने हमको खोज लिया। तो उन्होंने पहल किया कि हम आप इनको जीवित रखिए, हम ऐसा करते हैं। तो हम बचाने लगे, वो अनुदान भी हर साल देते हैं, कुछ देते हैं हमारे जीवित रखने के लिए, 5 गुना भी दे तब भी हम करेंगे। एक बीज बैंक आपने तैयार कर लिया जो, फिर उन्होंने बीज बैंक बनवा लिया, 3-4 लाख रुपए उसमें सुरक्षित है। उसमें ये फायदा है कि जैसे कोई धान हम तो हर साल उगाते हैं, कुछ धाने कोई विषाणु रोग लग गया मौसम के बदलाव के कारण, जैसे पिछले साल बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी तो धान समाप्त हो गई, लेकिन हमारे बीज बैंक में थी तो हमने बो दिया ऐसे, इसलिए वो एहतियात के तौर पर है। बाकी हम हर साल उगाते हैं। एक धान आपको ऐसा भी मिला जो आप कहते थे जो एक दाने में है 2 उसके। हाँ, वो क्या था कि माने एक दाने में 2 चावल निकलते हैं, एक ऐसी धान, और ऐसे हमको मिल गई कि हमारा पोता धान में 52 कैरेक्टर होते हैं। तो उसमें बीज से लेके जब नहीं पकने तक सब अध्ययन किए जाते हैं। अलग तरह की गांठें होती है, अलग तरह के पत्ते होते हैं, ध्वजपत्र अलग तरह का होता है, दाने में कुछ में कांटे होते हैं, कुछ में नहीं होते, कोई लाल होता है, धान की तरह विविधता दिखी अनाज में। तो अध्ययन कर रहा था तो उसने देखा कि एक धान ऐसी है जो काफी चपटी है, लंबी नहीं उस अनुपात में, मोटी चपटी मोटी अधिक है। तो उसने जब छीला खेत में लगे उसमें तो 2 दाने निकले, और बालियों को देखा तो हमें 2 दाने, तो नीचे वो 2 चावल बाली, 2 दाने नहीं 2 चावल। तो हमारे पास ऐसी धान है जो 3 दाने की गुच्छे में है, 2 दाने के गुच्छे में, वो 2 धनिया कहलाती है, 3 धनिया कहलाती है। इस वैरायटी का कोई नाम नहीं था, लेकिन इसका कोई नाम नहीं, सिर्फ धान था जो हमको जिन किसानों ने दिया था। कहाँ से मिला था आपको, किस जगह? ये जब हम जहाँ भी मिला हो जो पश्चिम तरफ है, तो यहाँ कहीं मिला होगा, लोगों ने वहाँ जितने दिया धान तो उन्होंने धान लिखा, हमने भी खेत में बोया तो धान लिखा, बाकी में यहाँ जो पश्चिम दक्षिण पूर्व तरफ के किसानों ने दिया हमने धानों का, वहाँ बहुत अधिक मात्रा थी, उन्होंने धान माने नाम बताया, वहाँ 1-2 किस्में थी तो उन्होंने सिर्फ धान कहा कि धान नाम पूछा, लेकिन उन्होंने
उन्हीं में से कोई ऐसी थी, 2 दाने निकले, 2 चावल निकले, तो हमने उसका नाम राम लक्ष्मण रख दिया। इसलिए रख दिया है, एक दाना ज्यादा बड़ा है, छोटा है, तो राम से थोड़ा लक्ष्मण छोटे हैं। आप 76 साल की उम्र के हैं, हालांकि लगता नहीं है, और इतने सक्रिय आप रहते हैं, अपने खेती को भी प्रबंधन करने के साथ साथ आप बहुत सारे कार्यक्रमों में अब आपको बुलाया जाता होगा, खासकर तो। हाँ, बुलाया जाता है पूरा, मतलब एक महीने में तो 4-5 बार जाना पड़ता। अभी 23 तारीख को मैं हरदा जाऊंगा, 24 तारीख को माखन लाल चतुर्वेदी की शताब्दी समारोह है, तो उसमें मुझको सम्मानित करेंगे माधवराव सप्रे संस्थान वाले, वहाँ जाऊंगा। आजकल सर अपने जो ये नागपुर और आंध्र प्रदेश में जो 0 बजट प्राकृतिक खेती का जो चलन चल रहा है, तो आपने भी कुछ जीवामृत और इस तरह का बनाने का प्रयास किया अपने खेतों में? हाँ, हमने भी बनाया, हम बना के उसी का उपयोग करते हैं, जीवामृत। हम रासायनिक खाद नहीं डालते, और हमने 2 गाय भी पाल रखी है, उनका गोबर होता पूरा उपयोग करते हैं। आपने देखा भी, आपको दिखा कि हमारा जीवामृत एक तो डाल चुके हैं, पौधे भी आपने देखा, और दोबारा आप डालने वाले हैं, तो हम रासायनिक खाद नहीं डालते। और गायों को पाला है, बछड़े हैं हमारे। हाँ, हल चलाने वाला कोई नहीं है, पहले तो हल भी थे, 2-3 हल हमारे यहाँ चलते थे, हमारी खेती लंबी खेती है। दूसरे जगह और खेत हैं, आप यूपी में तो वो हो गया ना सीलिंग क्या हुआ था, तो सब खेत, हाँ, लैंड सीलिंग का जो काम था। हाँ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, अलग अलग खेत है, दूसरे गांव में भी, इस गांव में 3-4 जगह हमारी जमीन है, लेकिन हम सब जैविक करते हैं, हम आमदनी के लिए नहीं करते। क्या है कि ये जो पहले की हमारी खेती थी, पेट की खेती, खेत में खाने के लिए उगाते थे, थोड़ा हो गया, बचत हो गया, खर्च लग गया तो बेच भी दिए। आज जो खेती है तो सेठ की खेती, तो सेठ की खेती में किसान को कुछ नहीं बचता। 90% बाजार से चीजें आती हैं, और 90% जो आमदनी वो बाजार चली जाती, 10% से खाने के लिए बचती, कोई लाभ नहीं देता। तो आज की खेती से, लेकिन हम अपनी खेती को पेट की खेती बनाए, बिके न बिके कोई हमको परवाह नहीं, अपने खाने के लिए हुआ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपके खेत और सब जगह देख के हमने इतनी सारी जानकारी भी इकट्ठा की। और अंत में सर आपने जो आपका जो साहित्य का जो बैकग्राउंड है, उससे आप कुछ सुनाना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे अपने जो बघेली भाषा? जो काम किया है, अब हमारा पूरा, हम आपको एक पुस्तक भी दिए देते हैं, बघेली कविता का हमारा भी संकलन निकला है, लेकिन हम ज्यादातर अब पर्यावरण पर हमारी कविताएं लिखी हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 कविताएं मैं आपको सुना दूंगा। एक दोहा है, पानी की जैसे समस्या है हमारे मध्य प्रदेश, जैसे आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ की नदियाँ हिम्मत है, पानी गिरे न गिरे, बर्फ पिघलेगा आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ की नदियाँ जंगल पर आती थी। हमारी नर्मदा के 4 नाम है, एक नाम उसका बनजा है, बनजाई, बनपुत्र। बनपुत्रियों का अस्तित्व वन से, वन रहेगा तो पानी रहेगा, पानी रहेगा तो वन रहेगा, पानी बने दूसरे को पूरा। तो जो आज ये कमी आई है पानी की, जो हमारा जंगल खत्म हो, उसको मैंने लिखा है कि कौन तरक्की का खुला राम दही के द्वार, कौन तरक्की का खुला राम दही के द्वार, सामे सामे सब लगे जंगल नदी पहाड़, अमृत जल बांटे जऊं कुइया बउली ताल, सुधई धोनियत परे कई के हाल बेहाल। कुइया रसरी डोलची बे पौतरा बेकार, पानी पाउच का खुला जितना से बई पार, सूट खुआट किरपिन बदन पूछे समो जवाब, कहाँ चलागा गांव का पानीदार तालाब। अब भय पियास माँ अधमरी करिया परा शरीर, रोवत किलपत खुदय अब नदिया मांगे नीर। अब पर्यावरण विध्वंस भा घोरे यतर तेजाब, पर्यावरण विध्वंस भा घोरे यतर तेजाब, हे विकास के धन नहा पूर्ण जवाब, हे विकास के धन नहा पूर्ण जवाब। पेड़ पौधों पर कि जब से होगा गांव के वन बिरवन का नाश, चैली चुरकुटिया गई कौड़ा के सुपास, नीम कटी अमली कटी कटी परा के डार, छह आंसू रोएगा महुआ मार बुहार। अब कैसा कहुआ बेल सब होगे बकुरे ठूठ, कौनो और घाती जन्म मारिस टवाना मूठ। अब तो मारे शर्म के वढ़न बने न दे, तख्ते ताकत खाए गए बारिन सगला खेत।
हर बहेरा अमला कट गए तीनों वैद, ना कटवाइए भा कुछ जुर्माना की कैद। कोयली रहा तूफान अब जस को मौनी तंत, आवास लागे नहीं अब तो कहो बसंत। अपने मन के बिठा या यही सुनाई रोय, महतों घुसे प्यार माँ को कई बैरी होय। अब बिरवा कहे पहाड़ से नैनन हुआ ढार, बिरवा कहे पहाड़ से नैनन हुआ ढार। दादा हम कट के चलन लैला राम जोहार, दादा हम कट के चलन लैला राम जोहार। अच्छा लगा सर बात करके। स्पष्ट रहेंगे फिर, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे और जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इससे कैसे लाभ ले सकते हैं यूपी में और राजस्थान में। देखिए आपको जो बीज चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, कहीं करना आपको यूपी में करना है। अब वो गोवा में हम नहीं जानते, आप हम दे तो देंगे, अब वो जमता नहीं जमता है आप जाने। ठीक सर, धन्यवाद। सुमित सर इसको